बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि एडीसी पार्ट 1 पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स करीब हैं और मैं अपने इस चैनल पे यूट्यूब चैनल पे मुख्तलिफ गेस्ट पेपर्स की वीडियो डालता रहता हूं जो कि एडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के हवाले से। तो आज की ये वीडियो हमारी इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। उर्दू में इस सब्जेक्ट का नाम है पाकिस्तान की माशी तरक्की। इससे पहले मैं काफ़ी गेस्ट पेपर अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। हमारा चैनल अगर आप विजिट अभी तक आपने नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको तमाम गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं, पार्ट 1 के भी पार्ट 2 के भी। अकाउंटिंग के लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं, आप जॉब्स के हवाले से वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो अपने गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा ये गेस्ट पेपर इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का है और ये जो गेस्ट पेपर मैंने रखा है मैं इसको अभी आपसे डिस्कस करूंगा और ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और अगर आप ये गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, जो इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का आता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, सो ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का पेपर पीएसटी से मिलता जुलता है। आपने स्कूल में भी पीएसटी पढ़ी है, इंटर में भी पीएसटी पढ़ी है, तो पीएसटी से मिलता जुलता है। इसमें तकरीबन 50 to 60% आपको जो मैटर मिलेगा, जो 40 to 50% मैटर मिलेगा, वो आपको पीएसटी से मिलता जुलता मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसको इंग्लिश में रखें या उर्दू में रखें। तो जी, अगर आपने पीएसटी इंग्लिश में पढ़ी हुई है तो आप इसको इंग्लिश में रखें, अगर आपने उर्दू में पढ़ी हुई है तो आप इसे उर्दू में रखें, ताकि आपके लिए क्वेश्चन याद करना आसान हो। मैंने इस गेस्ट पेपर को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैप्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, इसलिए मैंने इनके जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो ग्रुप वाइज बनाए हैं। एग्रीकल्चर में 6 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम फेस बाय पाकिस्तान, आल्सो गिव सजेशन टू रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स, राइट प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग and give solution to it. Explain the role of mechanization in the agricultural development of Pakistan. What are the advantages of imposition of income tax on agricultural sector of Pakistan? What are the problems faced in getting agricultural loan? तो ये 6 सवाल मैंने एग्रीकल्चर में रखे हैं। सही, अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे उसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस नजर आएंगे जो कि आपने याद करने हैं। ठीक है ना। इज देयर एनी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान, गिव रीजंस इन सपोर्ट, गिव सजेशन फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी एक साथ करके भी ये 2 सवाल आ सकते हैं कि आपने रीजंस भी देनी है, प्रॉब्लम की क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इंडस्ट्रीज को और क्या सोल्यूशन होना चाहिए। डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या रोल है, इनको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल लेबर है वो कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री आपकी, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पर और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपका स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है ना, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जो आप मेडिकल की फील्ड के जो मेडिसिन, जो आपके मेडिकल के फील्ड के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो 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 आलात होते हैं, ठीक है ना, जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं, वो भी पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। ये आपको बुक्स में चीज़ें मिल जाएंगी। शेख मुबारक अली की बुक आप फॉलो करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से उनकी बुक आती है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैंने 7 सवाल रखे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन के क्या सोर्सेज हैं, फॉरेन एड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, इनके फॉरेन एड के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, कैपिटल फॉर्मेशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं, डेफिसिट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, सवाल आपके सामने मौजूद है और गेस्ट पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं पाकिस्तान की, इस पे 6 सवाल हैं। ठीक है, पाकिस्तान की कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और पाकिस्तान जैसे जो ममालिक होते हैं, जैसे हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, उनकी जो इकोनॉमी होती है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या साइलेंट फीचर्स होते हैं, और अब किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा क्यों है? व्हाट आर द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान एंड हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन? इसकी जगह अनएम्प्लॉयमेंट भी आ सकता है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है? पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्या रीज़न है और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स रखे हैं, जैसे फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है एंड इनकम है, बजट डेफिसिट, ग्रीन रेवोल्यूशन, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। तो अगर आप ये सारे सवाल कर लेते हैं तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा। उर्दू में भी यही सारी चीज़ें मैंने उर्दू में भी लिखी हुई है, अगर कोई उर्दू में देना चाह रहा है तो उर्दू की उसी को उर्दू में ट्रांसलेट करके मैंने लिखा हुआ है, तो वो देख सकता है इसमें, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन उर्दू में मौजूद हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि पेपर आपका 3 घंटे का होता है, बट नेवर अज्यूम योर पेपर फॉर 3 आवर्स, ठीक है ना। यू मस्ट अज्यूम इट फॉर 2.5 आवर्स। आप ये समझें कि आपको 5 सवाल करने हैं 150 मिनट्स में, एंड ईच क्वेश्चन फॉर ईच क्वेश्चन यू विल हैव 30 मिनट्स, क्योंकि हम आधा घंटा निकाल देते हैं, वो बेसिकली एक मार्जिन रखते हैं, ठीक है ना। आपको पेपर मिलता है, आप उसको फिलअप करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप 2.5 घंटे का ज्यूम करेंगे, एक क्वेश्चन करने के लिए आधा घंटा होगा, और एक क्वेश्चन में 2 पार्ट क्वेश्चन होते हैं, तो ए और बी अगर आप करेंगे और तो 15 मिनट्स आपके पास एक पार्ट करने के लिए होगा, तो इस तरह आधे घंटे में एक सवाल हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन में हम लिखे कितना, देखिए अगर आप पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो बता रहे हैं, तो एक बात मेरी याद रखिएगा, किसी भी हेडिंग के 2 मार्क्स होते हैं। अगर आप एक हेडिंग डिफाइन कर रहे हैं तो 2 मार्क्स होते हैं। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 हेडिंग्स इनफ हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप 10 हेडिंग्स लिखें, आप एक हेडिंग के 2 नंबर अज्यूम करें। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों बताने हैं 10 नंबर में। तो अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता रहे हैं तो उसी के नीचे उसका सोल्यूशन बताएं, अलग से सोल्यूशन ना बताएं, ताकि बहुत लंबा ना हो जाए। 3 से 4 लाइन में प्रॉब्लम लिखी, 3 से 4 लाइन में सोल्यूशन लिख दिया आपने। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, दूसरा ये कि आपका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक हेडिंग के अंदर कितना लिखना चाहिए, देखिए एक हेडिंग में 6 से 8 लाइन आर इनफ। आपने 10 लाइन से ऊपर नहीं जाना, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 से 8 लाइन्स के तक आपने रहना है, ठीक है ना, एक हेडिंग में। और 5 से 6 हेडिंग्स एक 10 नंबर के लिए आपने लिखनी है। ऐसा ना हो कि आप 20-20 लाइन्स की हेडिंग्स पूरी पूरी आप एक्सप्लेन करें, तो आप बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपका, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको सबसे ईजी लगता है वो आप पहले करें, और कभी भी किसी एक पार्ट का ए और दूसरे पार्ट का बी ना करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जिस पार्ट का आप ए करेंगे उसके मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन जिस पार्ट का बी करेंगे तो उसके बी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये काम आपने एंड में करना है। सपोज आपको 4 सवाल पूरे आते हैं, वो आपने लिख लिए, 5th क्वेश्चन पे आप किसी का ए आता है किसी का बी आता है, तो आप उसका ए करें, और बी जब आप करेंगे तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर ना डालें, बस बी लिख के आप उसको सॉल्व कर लें। तो इस बात के थोड़े चांसेस होते हैं, थोड़े बहुत, कि हो सकता है कि वो आपको मार्क्स दे दे, वो फ्लो में चेक कर ले, लेकिन वो भी सकता है कि वो काट दे। लेकिन आप जाहिर सी बात है, करना तो आपने है ना, बिल्कुल खाली छोड़ के थोड़ी आना है। तो ये कुछ टिप्स थी ईडीपी के हवाले से, तो इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करेंगे और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग पेपर्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।